नमस्कार। कार्य ऊर्जा शक्ति के दूसरे पार्ट के साथ हम आपके बीच उपस्थित हैं। आज हम देखते हैं कार्य परिवर्ती बल के द्वारा किस प्रकार किया जाता है। पहले तो हमें ये ध्यान में रखना है कि कार्य सदैव बल के द्वारा किया जाता है। बल के द्वारा विस्थापन उत्पन्न होता है और तब हम उसको बल और विस्थापन के गुणनफल से कार्य की माप करते हैं। आज हम देखते हैं कि परिवर्ती बल एक नियत हो सकता है, यानी एक कांस्टेंट फोर्स किसी वस्तु पर लग रहा है, और दूसरा है कि बल वेरिएबल है, तो वेरिएबल बल को परिवर्तित बल कहते हैं। सपोज कीजिए एक नियत बिंदु यहाँ है और यहाँ से जो बल लगने के कारण किसी वस्तु का आरंभिक विस्थापन S1 था और अंतिम विस्थापन S2 है। इसी के सापेक्ष नियत बिंदु के सापेक्ष आरंभिक विस्थापन S1 और अंतिम विस्थापन S2 है। अब बल के द्वारा कितना कार्य किया गया, जो बल लगा है परिवर्तित, उसका अगर हम F मानते हैं तो W बराबर हो जाएगा S1 से S2, लोअर लिमिट में S1 अपर लिमिट में S2 F ds। थोड़ा सा हमें बेसिक इंटीग्रेशन के बारे में जानकारी रखनी होगी और हम उम्मीद करते हैं कि इसकी जानकारी आपको होगी। सिंपल सा है, x का पावर n dx, तो ये x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c होता है। और इसी को अगर हम लिमिट में कर देते हैं a b x n dx, तो अपर लिमिट n प्लस 1 a b। अब यहाँ पे हम a बैठाएंगे x के बदले एक बार और एक बार बैठाते हैं b, तो इस तरह से a जब हम a बैठाएंगे तो a टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस b का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो ये छोटा सा हमें इंटीग्रेशन का कंसेप्ट ध्यान में रखना होता है और याद रखना बस केवल इतना है, वर्क डन बराबर होता है फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के सापेक्ष इंटीग्रेट कर देना है S1 से S2 करके। ये था मेरा परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। एक नज़र हम कार्य के मात्रक पर डालते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कार्य के CGS मात्रक क्या होते हैं, लेकिन फिर से एक बार हम नज़र डालते हैं कार्य का मात्रक पर। पहला तो अगर हम इसके बीमा को देखे थे तो बीमा से हम अगर निकालते हैं, बीमा M1 L2 T इनवर्स 2 था। इससे हमने CGS मात्रक देखा, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, और 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बराबर था 1 अर्ग। MKS या SI देखा, MKS सिस्टम में MKS मात्रक या SI मात्रक तो था हमारा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स 2, जिसको कि हम 1 जूल भी कहते हैं। ये भी हम लोग देखे थे कि 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। इसके अलावे चूँकि बल का हमने देखा F बराबर था, वर्क बराबर F d cos थीटा, तो इसमें cos थीटा तो मात्रकहीन है, फोर्स का मात्रक न्यूटन भी होता है और d का मात्रक यानी d डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका मात्रक मीटर भी होता है। तो इसका कार्य का एक मात्रक न्यूटन मीटर भी हो सकता है। तो कार्य का मात्रक अर्ग CGS में, जूल SI में, न्यूटन मीटर। इसके अलावे कुछ व्यावसायिक मात्रक होते हैं, इसे हमें देखना है कुछ अन्य व्यावसायिक मात्रक इसका क्या है। अन्य व्यावसायिक मात्रक में सबसे महत्वपूर्ण है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम, और इंटू वोल्ट क्या होता है, जूल पर कूलॉम होता है। तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलॉम, कूलॉम से कूलॉम कट गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। ध्यान में रखना है, जब कार्य का छोटा मात्रक हो, ऊर्जा का छोटा मात्रक हो, तो उसे जूल में व्यक्त करते हैं।
सॉरी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हो गया 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल। कहीं कहीं ऐसा लिखा रहता है 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मेगा किलो बराबर होता है 10 के पावर 3, मेगा बराबर 10 के पावर 6। आप जरा सा इसको गुना करेंगे, 10 के पावर 3 से गुना कर देंगे तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हो जाएगा 1.6 गुने 10 के पावर -16 जूल। 3 कट जाएगा। और 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हो जाएगा 1.6 गुने 10 टू द पावर -13 जूल। इसके अलावे विद्युत हम लोग घर में खर्च करते हैं और वहाँ ऊर्जा की जो विद्युत खपत जो है वह किलोवाट घंटा में व्यक्त किया जाता है। विद्युत खपत को हम लोग किलोवाट घंटा में व्यक्त करते हैं। एक नज़र इस पर हमें डाल लेना है। एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य का मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है। कार्य और ऊर्जा के छोटे राशि को व्यक्त करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब घर में हुए विद्युत खपत को जो विद्युत बल्ब के द्वारा या विद्युत उपकरणों के द्वारा जो विद्युत उपभोग किया जाता है उस विद्युत खपत को हम किस में व्यक्त करते हैं? तो उसको व्यक्त करने के लिए प्रायः एक व्यावसायिक यूनिट चुनी जाती है, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा, KWH, K स्मॉल, W कैपिटल और H फिर स्मॉल। किलोवाट घंटा में इसे हम लोग व्यक्त करते हैं। 1 किलोवाट घंटा को 1 BOT भी कहते हैं। घर में जो यूनिट उठता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल देखते हैं कि 1 किलोवाट घंटा में होता कितना है। किलो से लीजिए, 1 किलो में 10 के पावर 3, वाट को हमने कहा कि जूल पर सेकंड, 1 जूल पर सेकंड, और घंटा को सेकंड में बदलिए तो मिनट 60 गुने 60 गुने सेकंड। अभी सेकंड से सेकंड कट गया, 6 गुने 6 36 गुने 10 के पावर 3 इधर से और 1 2 0 यानी 36 गुने 10 के पावर 5 जूल। इसे जब हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखेंगे तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर हो गया 1 BOT बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। तो जो बात हमें ध्यान में रखना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज यानी 1.6 गुने 10 के पावर -19 उतना ही, और वोल्ट को जूल पर सेकंड से कूलम, उसको जूल पर कूलम से 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम होता है, उससे आप कर ले सकते हैं। चलिए इसके बाद अब हम देखते हैं, ये हमारा कार्य के विषय में महत्वपूर्ण बिंदु था। कार्य ऊर्जा शक्ति में से कार्य को अब हम हटा देते हैं। अब बच गया हमारा ऊर्जा। इसके ऊपर विचार करते हैं। सबसे पहले ऊर्जा की परिभाषा हम देखते हैं। तो ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है। ध्यान में रखना है, ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है। ऊर्जा सब कुछ वही है जो कार्य है। ऊर्जा अदिश राशि है। ऊर्जा की माप दरअसल किए गए कार्य से ही की जाती है, यानी जितना कार्य हम करते हैं उसी से ऊर्जा को मापा जाता है। आपके अंदर कितनी ऊर्जा है यह आपके द्वारा किए गए कार्य से निर्धारित होता है। और ऊर्जा अदिश राशि है, कार्य की तरह, मात्रक भी वही, बीमा भी वही, सब कुछ वही। अब ऊर्जा का वर्गीकरण देखते हैं। यूँ तो ऊर्जा अनेक प्रकार के हैं, लेकिन सुविधा से हम इसे वर्गीकृत करते हैं बॉडी में होने और बॉडी के बाहर होने। किसी पिंड में जो ऊर्जा निहित होती है, इसके आधार से हम उसको कहेंगे यांत्रिक ऊर्जा, और जो ऊर्जा पिंड में निहित नहीं होती है उसे कहते हैं अयांत्रिक ऊर्जा। मैकेनिकल एनर्जी, नॉन मैकेनिकल एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा को फिर हम क्लासिफाइड कर सकते हैं स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, हम इसके बारे में विस्तार से देखें। इससे पहले थोड़ा सा हम इसे जानते चलें कि इसे PE से सूचित करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। इसका अंग्रेजी पोटेंशियल एनर्जी होता है, PE से सूचित करते हैं या फाई से सूचित करते हैं। कैसे होता है ये हम देखते हैं, लेकिन इतना अभी हम याद रखें, PE बराबर होता है mgh। गतिज ऊर्जा को KE से या केवल K से सूचित करते हैं, और KE बराबर होता है 12 mv²।
अब थोड़ा इसे हम समझें अयांत्रिक ऊर्जा कैसे, तो यंत्र में स्थित नहीं है। यंत्र में जो नहीं है अनेक प्रकार के हैं, ध्वनि ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है, चुंबकीय ऊर्जा है, अनेक तरह की ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है। इसकी चर्चा धीरे धीरे हम लोग अलग अलग करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं स्थितिज ऊर्जा को। स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, एक नज़र लेकिन डाल लें। स्थितिज ऊर्जा Pe बराबर mgh है, काइनेटिक एनर्जी Ke बराबर हाफ mv² है। हम चर्चा पहले करते हैं स्थितिज ऊर्जा की। सपोज करें कि हमारे हाथ में यहाँ एक मोबाइल है। इस मोबाइल को जब हम उठाएंगे तो मुझे एक बल लगाना पड़ेगा। वह बल किसके विरुद्ध लगाना पड़ेगा? गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध लगाना पड़ता है। गुरुत्वाकर्षण बल नीचे कंटिन्यू लगा रहता है, m/g के रूप में लगता रहता है। और अब हमें कार्य करना हो तो इस बल के विरुद्ध एक बल लगाना होता है। तो इस बल को के विरुद्ध जब हम बल लगा करके सपोज करें कि इसको यहाँ से, इस तल से h ऊंचाई तक ले गए और अब यहाँ पर हमने इसे पहुँचा दिया। यहाँ पर पहुँचाने में, यानी यहाँ पर जो इसकी ऊर्जा होगी वह स्थितिज ऊर्जा है Pe, और वह कितने के बराबर, यहाँ से यहाँ तक वस्तु को लाने में किए गए कार्य के बराबर होगा। ये कार्य आपने किसके विरुद्ध किया? mg के विरुद्ध किया। कितना विस्थापन किया? h। अब कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर कार्य यानी W, और वह कितना, तब विस्थापन हो गया h और फोर्स हो गया mg, यानी F गुने h। F के बदले रखिए mgh। इस तरह से यहाँ पर हो गया पोटेंशियल एनर्जी mgh, अर्थात जो पिंड जितनी ही ऊंचाई पे होगा। अब देखिए पिंड का मास तो बदलेगा नहीं, लेकिन जैसे जैसे उसकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी, धरातल से ऊंचाई बढ़ती जाएगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते चली जाएगी। जी का मान भी ऐसे तो परिवर्तनशील होता है, लेकिन फिलहाल हम देखें जी को थोड़ा अपरिवर्तित मान लें। ऐसे होता परिवर्तनशील है, उसके परिवर्तन के बारे में विशेष चर्चा हम गुरुत्वाकर्षण में करेंगे। लेकिन यहाँ अगर देखें m कांस्टेंट रहेगा, g वेरिएबल अभी होता है लेकिन मान लें ना कि यह कांस्टेंट है, तो h पर निर्भर करेगा कि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कैसी है। तो किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा के लिए होता है mgh। अब गतिज ऊर्जा, पिंड में उसके गति के कारण, स्थितिज ऊर्जा था स्थिति के कारण, और गतिज ऊर्जा है पिंड में उसके गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है, उसे पिंड की गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसे प्रायः Ke से या K से सूचित करते हैं। अब गति के कारण कार्य करने की क्षमता कैसे होती है? सपोज कीजिए यहाँ पर कोई पिंड है, यहाँ पर एक पिंड है, इसका मास m है और इसमें चाल जो है या वेग जो है वो v है। अब एक फोर्स इसको इधर लगा, ये गति कर रहा है इस दिशा में, और एक फोर्स लग गया इस डायरेक्शन में। अब जरा देखिए इसको, ये फोर्स इसको रोकने की कोशिश करेगा। ये गति कर रहा है इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसे रोकने की कोशिश करेगा। यहाँ पर फोर्स अप्लाइड होना शुरू किया और उसके बाद इतना डिस्प्लेसमेंट के बाद ये रुक गई, यहाँ करके यह आ गया, रेस्ट में आ गया। अर्थात यहाँ पर इसका भी कितना हो गया? 0 हो गया। अब बल के द्वारा क्या कार्य किया गया? बल के द्वारा इसे रोकने का कार्य किया गया। इस जगह पर पिंड पहुंच गया, यहाँ आरंभिक स्थान A था, अब यहाँ B है। B पर पिंड की ऊर्जा, B पर पिंड की ऊर्जा या B पर पिंड की जो ऊर्जा है वह काइनेटिक एनर्जी है Ke, और वह कितना हो गया? तो बल गुने विस्थापन। बल कितना आपने लगाया? F। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? D, यानी विस्थापन। फिलहाल हम D लिखते हैं। अब ऐसा हम लोग जानते होंगे S बराबर होता है, यानी यहाँ से देख लें, यहाँ पर आरंभिक वैल्यू 0 आ गया। हम लोगों ने ये पढ़ा होगा v² बराबर u² प्लस 2as। यहाँ से u, चूँकि u के स्थान पर बैठाते हैं, ये 0, u के बदले v²। फोर्स इधर लग रहा है इसलिए निगेटिव एक्सेलरेशन होगा। इधर आ गया 2as बराबर हो गया v², as बराबर हो गया v²/2। यहाँ s के बदले हमने लिया है d, तो इसलिए ad बराबर हम लिख सकते हैं क्या? v²/2।
और ए डी, यानी ये जो हमारा, अब यहाँ से देखें एफ की जगह बैठा है एम, ए और डी, तो एम ए डी, एम ए डी के बदले बैठाइए वी स्क्वायर बाई 2। तो इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी बराबर हो गया हाफ एम वी स्क्वायर, के ई बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ गौरतलब है काइनेटिक एनर्जी भी, पहली बात तो देखें वी स्क्वायर है, भी को अगर आप बेग भी लेते हैं तो भी और चाल लेते हैं तो भी, स्क्वायर होने के कारण मास तो हमेशा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ही होगा, इसलिए काइनेटिक एनर्जी कभी भी निगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। और इसे भी ध्यान में रखना है, भी को चाल के रूप में ही हमें लेना है, भी को बेग से ज़्यादा हम समझेंगे कि भी चाल है। ध्यान में रखना है काइनेटिक एनर्जी निगेटिव नहीं होता है। ये तो स्थिति थी जब m द्रव्यमान का पिंड भी बेग से गतिशील हो, तो उसके काइनेटिक एनर्जी को कैसे निर्धारित करेंगे। काइनेटिक एनर्जी के निर्धारण के और भी तरीके हैं, अभी फ़िलहाल हम देखते हैं एक छोटा सा टॉपिक यह कि काइनेटिक एनर्जी का संवेग से क्या रिश्ता होता है। संवेग बराबर हम लोग जानते हैं, संवेग होता है P से सूचित करते हैं, P बराबर होता है m इंटू भी, द्रव्यमान गुने बेग। और अभी हमने देखा के ई बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। इसको ऐसा करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो गया एम वी स्क्वायर। अब इसको एक काम कर, सॉरी एम स्क्वायर वी स्क्वायर है, इसको एक इसको दो मानते हैं, भाग दे देते हैं, के ई बाई पी स्क्वायर बराबर हाफ एम वी स्क्वायर अब बटा एम स्क्वायर वी स्क्वायर। वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट गया, एक ये कट गया, यानी के ई बाई पी स्क्वायर बराबर आ गया 1/2m। पी स्क्वायर को इधर कीजिए तो इम्प्लाइज के ई बराबर पी स्क्वायर बटा 2m। तो ध्यान में रखना है गतिज ऊर्जा क्या हो गया, गतिज ऊर्जा को इस रूप में भी हम निकाल सकते हैं, गतिज ऊर्जा बराबर संवेग का स्क्वायर बटे 2 गुने द्रव्यमान। ये रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी और संवेग के बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहें, फिर अगले दिन हम उपस्थित होंगे कार्य ऊर्जा शक्ति के अगले पार्ट के साथ। धन्यवाद।